This is my buffalo. I raised him since he was this small. Are you mad? He belongs to me. Stop this nonsense. We will need to conduct a DNA test to find the true owner. एक भैंस दो मालिक और फैसला करेगी डीएनए की रिपोर्ट। जी हाँ, बिहार में भैंस का एक ऐसा ऑनरशिप डिस्प्यूट सामने आया जहां मामला इतना उलझ गया कि पुलिस को कहना पड़ा अब बहस नहीं, साइंस बताएगी कि भैंस आखिर है किसकी। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि जिस डीएनए टेक्नोलॉजी को हम अक्सर क्राइम इन्वेस्टिगेशन और ह्यूमैनिटी की जो पैटर्निटी टेस्टिंग से जोड़ते हैं, वही टेक्नोलॉजी अब एक बफलो ऑनरशिप डिस्प्यूट सुलझाने में हेल्प कर सकती है। तो आखिर भैंस का डीएनए टेस्ट कैसे होगा? क्या डीएनए सच में उसका मालिक बता सकता है? और इस छोटी सी खबर में यूपीएससी के लिए बायोटेक्नोलॉजी, फोरेंसिक साइंस, एनिमल हस्बेंड्री और गवर्नेंस कैसे छिपे हुए हैं। आइए समझते हैं आखिर मामला है क्या। तो ये मामला बिहार के गया यानी कि गया जी डिस्ट्रिक्ट का है। यहाँ सूरज यादव और प्रकाश मांझी दोनों एक ही भैंस पर अपना ऑनरशिप क्लेम कर रहे हैं और मामला पुलिस तक पहुंचा और आखिरकार सीनियर पुलिस अथॉरिटीज ने साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए डीएनए टेस्टिंग का रास्ता अपनाने की बात कही। अब आप सोच रहे होंगे कि डीएनए में मालिक का नाम लिखा होता है क्या? नहीं, डीएनए रिपोर्ट ये नहीं बताएगी कि ऑनर सूरज है या फिर प्रकाश। असल साइंस थोड़ी अलग और ज्यादा इंटरेस्टिंग है। डीएनए मालिक नहीं, रिश्तेदारी बताएगा। पुलिस का आइडिया है कि डिस्प्यूटेड बफलो के डीएनए को उसकी क्लेम्ड मदर या जेनेटिक रिलेटिव्स के डीएनए से कंपेयर किया जाएगा और फिर रिपोर्ट्स के अनुसार उसकी जो कथित मदर जीवित है, इसलिए जेनेटिक कंपैरिजन उससे पॉसिबल हो सकता है। तो कंसेप्ट बिल्कुल ह्यूमन पेरेंटेज टेस्टिंग जैसा है। एक ऑफस्प्रिंग को लगभग 50% न्यूक्लियर डीएनए मदर से और 50% न्यूक्लियर डीएनए फादर से मिलता है। इसलिए यदि अलेज्ड मदर का जो डीएनए उपलब्ध हो तो साइंटिस्ट जेनेटिक मार्कर्स कंपेयर करके देख सकते हैं कि क्या ऑफस्प्रिंग में मौजूद एलील्स उसके साथ जेनेटिकली कंपैटिबल हैं या नहीं। अगर कई इंडिपेंडेंट मार्कर्स पर रिलेशनशिप इनकंसिस्टेंट मिले तो पेरेंटेज जो है वो एक्सक्लूड की जा सकती है। यानी डीएनए सीधे ये नहीं बताएगा कि भैंस शर्मा जी की है या फिर वर्मा जी की, बल्कि ये बताएगा कि ये एनिमल इस क्लेम्ड जेनेटिक लीनिएज से कंपैटिबल है या नहीं। फिर बाकी रिकॉर्ड्स और इन्वेस्टिगेशन के साथ ऑनरशिप एस्टेब्लिश करने में ये एविडेंस मदद कर सकता है। तो आखिर डीएनए में वैज्ञानिक देखते क्या हैं? यहां आता है हमारा यूपीएससी का साइंस एंड टेक्नोलॉजी कनेक्शन। एनिमल पेरेंटेज वेरिफिकेशन में माइक्रो सैटेलाइट मार्कर्स, जिन्हें एसटीआरस, शॉर्ट टैंडम रिपीट्स भी कहा जाता है, बहुत यूजफुल रहे हैं। डीएनए में कुछ छोटे सीक्वेंसेस बार बार रिपीट होते हैं, जैसे कंसेप्चुअली सीए 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 या फिर जीए टीए जीए टीए। इन रिपीट्स की संख्या इंडिविजुअल्स के बीच अलग अलग हो सकती है और यही वेरिएशन इन्हें यूजफुल जेनेटिक मार्कर्स बनाता है। अब वैज्ञानिक कई ऐसे मार्कर्स को साइमल्टेनियसली एग्जामिन करते हैं और ऑफस्प्रिंग तथा पोटेंशियल पेरेंट्स के जेनेटिक प्रोफाइल्स कंपेयर करते हैं। और यहाँ इंडिया की अपनी एक इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी है। तो अब इस न्यूज़ को केवल बिहार की फनी बफलो स्टोरी समझकर छोड़ मत दीजिए। यहाँ एक इंपॉर्टेंट इंडियन साइंटिफिक अचीवमेंट जुड़ती है। अब आईसीएआर डॉक्यूमेंटेशन के अनुसार इंडिया में बफलोज यानी बुबेलस बुबेलिस के पेरेंटेज वेरिफिकेशन के लिए 15 माइक्रो सैटेलाइट मार्कर्स वाला सिस्टम डेवलप किया गया है और ये मार्कर्स एक सिंगल मल्टीप्लेक्स पीसीआर रिएक्शन में एम्पलीफाई किए जा सकते हैं। तो एक नॉन पेरेंट होने पर इस मार्कर सेट की रिपोर्टेड एक्सक्लूजन जो प्रोबेबिलिटी है लगभग 0.99978 रही है। यानी मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स लाइव स्टॉक आइडेंटिफिकेशन में काफी पावरफुल टूल बन सकती है। सो मल्टीप्लेक्स पीसीआर क्या है, इसके बारे में भी जान लो। तो अब यूपीएससी इंटरव्यू में पूछ लिया कि सर आपने तो बफलो डीएनए वाली जो खबर पढ़ी थी, तो मल्टीप्लेक्स पीसीआर क्या होता है? तो भैंस को याद करके घबराना मत। नॉर्मल पीसीआर में हम डीएनए के पर्टिकुलर रीजन को एम्पलीफाई करते हैं। मल्टीप्लेक्स पीसीआर में एक ही रिएक्शन में मल्टीपल डीएनए टारगेट्स साइमल्टेनियसली एम्पलीफाई किए जा सकते हैं। मतलब एक एक मार्कर को अलग अलग देखने के बजाय कई जेनेटिक मार्कर्स को एक साथ एनालाइज करने की क्षमता। इसलिए टेस्टिंग अधिक एफिशिएंट हो सकती है। तो सिर्फ ऑनरशिप डिस्प्यूट ही क्यों? तो एनिमल डीएनए टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस इससे कहीं बड़े हो सकते हैं, जैसे पेरेंटेज वेरिफिकेशन,
कौन सा काफ, कौन सा बछड़ा किस सिसायर और डैम का ऑफस्प्रिंग है। और ये लाइव स्टॉक ब्रीडिंग प्रोग्राम्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और कॉन्सेप्ट है। तो ब्रीड इंप्रूवमेंट, अगर पेडिग्री रिकॉर्ड सही होगा तो जेनेटिकली सुपीरियर एनिमल्स की आइडेंटिफिकेशन और सिलेक्शन बेहतर हो सकती है। और अगला पॉइंट है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोग्राम्स। तो सपोज सीमेन किसी हाई वैल्यू ब्रीडिंग बुल का बताया गया था, बाद में ऑफस्प्रिंग का जेनेटिक पेरेंटेज वेरीफाई किया जा सकता है। अब अगला पॉइंट है लाइव स्टॉक थेफ्ट और ओनरशिप डिस्प्यूट्स। तो आज की बिहार वाली घटना इसी एप्लीकेशन को हाईलाइट करती है। फिर है इंश्योरेंस क्लेम्स। हाई वैल्यू लाइव स्टॉक के आइडेंटिटी डिस्प्यूट्स में जेनेटिक आइडेंटिफिकेशन सपोर्टिव एविडेंसेस बन सकती हैं। और फिर है कंजर्वेशन जेनेटिक्स। इंडिजिनस ब्रीड्स की जेनेटिक डाइवर्सिटी, पेडिग्री और पॉपुलेशन स्ट्रक्चर समझने में मॉलिक्यूलर मार्कर जो है वो यूजफुल हो सकती है। और बफलो रिसर्च में इंडियन एग्जांपल देखें तो इंडियन रिसर्चर्स ने मुर्रा बफलोज में भी माइक्रो सैटेलाइट डीएनए मार्कर्स का इस्तेमाल करके पैटर्निटी वेरिफिकेशन किया है। तो एक आईसीएआर एसोसिएटेड स्टडी में रिसर्चर्स ने मल्टीप्लेक्स पीसीआर और माइक्रो सैटेलाइट मार्कर्स के माध्यम से डॉटर्स के जीनोटाइप को सायर्स के जीनोटाइप से कंपेयर किया। इसका मतलब जो टेक्नोलॉजी आज एक अनयूजुअल पुलिस डिस्प्यूट के कारण हेडलाइन बनी है, उसके पीछे पहले से एस्टेब्लिश्ड एनिमल जेनेटिक्स और ब्रीडिंग साइंस मौजूद है। तो अब आता है फॉरेंसिक साइंस एंगल। तो फॉरेंसिक का बेसिक प्रिंसिपल है साइंटिफिक एविडेंस को इन्वेस्टिगेशन में यूज करना। हम कॉमनली सोचते हैं कि फिंगरप्रिंट्स, ब्लड स्टेन्स, ह्यूमन डीएनए और बैलिस्टिक्स, लेकिन फॉरेंसिक बायोलॉजी केवल ह्यूमंस तक ही लिमिटेड नहीं है। एनिमल्स से प्राप्त डीएनए भी इन्वेस्टिगेशन में यूजफुल हो सकता है। सो इसे ब्रॉडली वाइल्ड लाइफ एनिमल फॉरेंसिक्स के कंटेक्स्ट में समझा जा सकता है। फॉर एग्जांपल, इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड, पोचिंग इन्वेस्टिगेशंस, स्पीसीज आइडेंटिफिकेशन, मीट आइडेंटिफिकेशन, पेरेंटेज डिस्प्यूट्स और लाइव स्टॉक आइडेंटिफिकेशन। सो इसलिए बिहार की बफलो हमें एक बड़ा कंसेप्ट सिखाती है कि डीएनए हैज एप्लीकेशंस फार बियॉन्ड ह्यूमन क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन। तो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एंगल से अगर हम इसे देखें तो जीएस पेपर 3 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये जो कॉन्सेप्ट्स जो है वो इंपॉर्टेंट है। डीएनए प्रोफाइलिंग, पीसीआर, मॉलिक्यूलर मार्कर्स, बायोटेक्नोलॉजी और फोरेंसिक एप्लीकेशंस। और जीएस पेपर 3 यानी कि एग्रीकल्चर के लिए लाइव स्टॉक ब्रीडिंग, पेडिग्री वेरिफिकेशन, इंडिजिनस ब्रीड्स और प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट। और जीएस पेपर 2 के लिए यानी कि गवर्नेंस के लिए साइंटिफिक एविडेंस का पॉलिसिंग और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में यूज। और एथिक्स में इन्वेस्टिगेशन में एजम्पशंस या फिर सोशल प्रेशर के बजाय ऑब्जेक्टिव साइंटिफिक एविडेंस को महत्व देना, सिग्निफिकेंस देना। यानी एक भैंस की कहानी में जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, फोरेंसिक्स और गवर्नेंस सब आ गए, लेकिन डीएनए कोई जादू की छड़ी नहीं है। यह भी समझना जरूरी है। डीएनए रिजल्ट की रिलायबिलिटी डिपेंड करेगी सैंपल कलेक्शन पर, कंटेमिनेशन कंट्रोल पर, चेन ऑफ कस्टडी, लेबोरेटरी क्वालिटी, एप्रोप्रिएट जेनेटिक मार्कर्स और रेफरेंस सैंपल्स की ऑथेंटिसिटी पर। और सबसे इंपॉर्टेंट, जेनेटिक रिलेशनशिप और लीगल ऑनरशिप एक ही चीज नहीं है। डीएनए बायोलॉजिकल पेरेंटेज एस्टेब्लिश करने में हेल्प कर सकता है, लेकिन फाइनल ऑनरशिप डिटर्मिनेशन में परचेज रिकॉर्ड्स, ट्रांसफर लीज रिकॉर्ड्स, आइडेंटिफिकेशन रिकॉर्ड्स और बाकी एविडेंस भी रेलिवेंट हो सकते हैं। सो यही डिस्टिंक्शन एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो एक मजेदार थॉट एक्सपेरिमेंट्स देखें। मान लीजिए आपके गांव में दो बिल्कुल सिमिलर लुकिंग बफलोज हैं और दोनों ब्लैक, दोनों हेल्दी, दोनों के सींग भी लगभग सेम और दोनों मालिक बोल रहे हैं मेरी भैंस मेरी भैंस। आप भैंस से पूछेंगे मैडम आपका परमानेंट एड्रेस क्या है, तो वह शायद जवाब ना दे, लेकिन उसके सेल्स के अंदर मौजूद डीएनए उसकी बायोलॉजिकल लीनिएज के बारे में उसकी इंफॉर्मेशन जरूर प्रोवाइड कर सकते हैं। और यही है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की ताकत। तो प्रीलिम्स में चैलेंज है। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है कि लाइव स्टॉक पेरेंटेज वेरिफिकेशन में जो नीचे दिए गए में से कौन सा मॉलिक्यूलर मार्कर्स यूज किए जा सकते हैं। ए ऑप्शन है माइक्रो सैटेलाइट एसटीआरस, बी ऑप्शन है एसएनपीज, सी ऑप्शन है डीएनए बेस्ड जेनेटिक मार्कर्स और डी ऑप्शन है ऊपर दिए गए सभी या फिर एक से अधिक। तो अपना आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और एक दूसरा सवाल,
अगर डीएनए टेस्ट बायोलॉजिकल पेरेंटेज एस्टेब्लिश कर दे तो क्या आपके अनुसार वही एविडेंस अकेले लीगल ऑनरशिप तय करने के लिए काफी होंगे? यस या फिर नो, और एक लाइन में रीजन जरूर बताइए। ऐसी ही इंटरेस्टिंग करंट अफेयर्स को साइंस एंड टेक्नोलॉजी और सिविल सर्विसेज पर्सपेक्टिव से समझने के लिए काशिफ एजुकेशन को यूट्यूब, इंस्टा और फेसबुक पर फॉलो जरूर कीजिए। फ्री इन्फोग्राफिक और नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि कभी कभी यूपीएससी का साइंस एंड टेक्नोलॉजी टॉपिक एक भैंस की हेल्प से भी समझा जा सकता है।